जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ललित व्यास। दोस्तों, पोस्टर में आप एक किताब की जिल्द देख रहे होंगे, या यूं कहें कि एक किताब का कवर पेज देख रहे होंगे, जिसमें आपको एक किताब लिया हुआ लड़का और दिल्ली के दरवाजे की ओर जाता हुआ दिख रहा है और हेडिंग डली है 12th फेल। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। एक बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं और उससे जुड़े हुए कई शेर हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ऐसे ही किसी शायर ने कहा है कि हार तब होती है जब मान ली जाती है और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक नोवेल, 12th फेल नोवेल है अनुराग पाठक की। प्रतियोगी परीक्षाओं की गलियारों में आने वाला लगभग हर छात्र जो आयोग की परीक्षा देना चाहता है या जिसके ख्वाब में आयोग की परीक्षा है, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो या सेंट्रल सर्विसेज हो, चाहे वो प्रदेश स्तर के लोक सेवा में जाना चाहता हो या फिर केंद्र स्तर के लोक सेवा में जाना चाहता हो। इसको और सरल कहें तो जो पीएससी या पीसीएस देना चाहते हैं या फिर जो आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, ऐसे छात्र इन पुस्तकों से होकर एक बार अवश्य गुजरते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी पुस्तकों की फहरिस्त है, बहुत सारी नॉवेल की फहरिस्त है जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें प्रेरित करती है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के गलियारों से हैं और आपने अब तक 12th फेल पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो निश्चित ही आप एक बहुत शानदार दुनिया से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो उसमें मेरी एक सलाह है कि बहुत पतली किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं है, जिसको पढ़ने के बाद यकीन मानिए कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको ये अपनी ही कथा समझ में आएगी, अपने जैसे ही कहानी इसमें दिखेगी। मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, आपके जहन में ये बात आई होगी और कई तो लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से केवल इसी पर ही तो चर्चा हो रही है, आप कौन सी नई या विशेष बात बताएंगे। तो हमारी हेडलाइंस ऊपर लिखी हुई है, आप विशेष रूप से इस पे गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि एक फिल्म है जिसका नाम है 12th फेल। इसी नोवेल पर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है 12th फेल। उसकी एक सार्थक समीक्षा लेकर के मैं अपने छात्रों के बीच में आया हूँ। मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि यदि आप एक प्रतियोगी छात्र हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन लास्ट लाइन पर ज़रूर गौर करिएगा, बिना किसी इन्फ्लुएंस प्रभाव के। मेरे छात्रों या मेरे दोस्तों, 12th फेल की समीक्षा लगातार अपने अपने स्तर पर कई लोगों ने करी है। लगातार इसके स्क्रीनशॉट्स आपके सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं और अपने अपने एंगल निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इसकी सार्थक समीक्षा और निष्पक्ष समीक्षा करने चलते हैं तो यह भी वही किताब है, यह भी वही मोटिवेशन है जिसको देख करके, जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके बहुत सारी हम वही गलतियां पुनः रिपीट करने वाले हैं जो अब तक हम करते चले आए हैं। जी हाँ, इन फिल्मों को देखकर, इन किताबों को पढ़कर हमारे अंदर एक अनावश्यक ऊर्जा का भी संचार होता है। ऊर्जा का संचार होना और अनावश्यक ऊर्जा का संचार होना, एक रास्ते पर चलना और एक प्रभावित रास्ते पर चलना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मैं इसमें कुछ और एंगल निकाल करके आपके सामने रखूंगा। तो अगर आप निष्पक्षता से इन बिंदुओं को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित ही आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात फिल्म की कर लूँ तो फिल्म का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस फिल्म आपको देखनी चाहिए क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के गलियारों से होकर गुजरते हैं। आप नहीं गुजरते, यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को उन गलियारों में भेजना चाहते हैं या आप अपने संबंधियों को उन गलियारों में भेजना चाहते हैं। निश्चित ही अगर आप या तो
भारत के पेरेंट्स हैं तो आपके जहन में एक चीज़ ज़रूर आती है कि हम अपने बच्चे को एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देखें, या अगर आप एस्पिरिएंट्स हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तो आपका एक पहला ख्वाब होता है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कहीं पे सेवाएं दें। और ये सपना देखना लाजमी है, सपने देखने पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है, सपने देखने भी चाहिए। आदरणीय मनोज जी की ये कहानी है, ये कहानी शुरू होती है चंबल के एक छोटे से गांव से। मैं पहले एक कहानी का ओवरव्यू दे दूं, कहानी के ओवरव्यू के बाद एक एक बिंदु जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मनोज जी की कहानी एकदम चंबल के एक छोटे गांव से प्रारंभ होती है, जहां हमारे और आपके परिवारों की तरह उनका परिवार भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। हो सकता है कि जो इस पुस्तक में बात लिखी गई है या जो फिल्म में बात दिखाई गई है वो दर्शकों को प्रभावित करने के लिए और भी अधिक या अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाई गई हो सकता है, संभव है, ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लगभग उन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार हमारे घर, हमारे माता पिता, हमारे पालक और हमारे पेरेंट्स भी होते हैं। लगभग हमारा गांव भी टिपिकल जो इसमें दर्शाया गया है बिल्कुल उसी की तरह है। उसकी कुछ घटनाएं हैं, वो घटनाएं हूबहू वैसी तो नहीं होती, लेकिन लगभग हम भी किसी न किसी के चपेट में रहते हैं, किसी न किसी ताकतवर व्यक्ति के चपेट में रहते हैं। हमारे सपने भी उन्हीं ताकत के गुलाम हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें अपने घोंसलों के अंदर रहकर नहीं पता चलती। हमें अपने सपने घोंसलों से बाहर निकलने के बाद की जब हम दुनिया देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के विषय में हमें जानकारी होती है। लगभग 90s के दशक के जितने भी बच्चे रहे हैं उनके पास तकनीकी का भी अभाव था और अच्छी जागरूकता का भी अभाव था, अच्छी गाइडलाइन का भी अभाव था। तो सपने संकुचित होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं और बनी बनाई व्यवस्थाओं के अनुसार ही चलते हैं। तो मनोज जी के गांव में भी एक बनी बनाई व्यवस्था थी जिसे हम भी महसूस कर सकते हैं। हमने भी अपने अंचल में इन व्यवस्थाओं को देखा है। हमारे स्थानीय कवि सरल जी हुए तो एक आदरणीय ब्रिजेश सिंह सरल जी हैं जिन्होंने उस पर बहुत सुंदर कविता लिखी है। वो कभी कविता फुर्सत में मैं आपको सुनाऊंगा या शेयर करूंगा। उसी प्रकार की गतिविधियों पर, जिस प्रकार की गतिविधियों से मनोज जी गुजरे हैं और निकल करके सामने आए हैं। तो वहाँ एक परंपरा थी, विधायक जी का एक स्कूल होता था जिस स्कूल में पास करने के लिए पैसे लिए जाते होंगे या नहीं भी लिए जाते होंगे, लेकिन एक व्यवस्था थी कि चिट व्यवस्था रख देने से बच्चे पास हो जाते थे। तो आप स्वयं सोचिए कि जो बच्चे चिट व्यवस्था यानी नकल प्रणाली से पास होंगे उनके लिए जो भविष्य है वो अंधकारमय होना तय है। मनोज जी को उसी समय एक ऐसे डीएसपी साहब से सामना हुआ जो चीटिंग को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। मनोज जी फेल हो जाते हैं। मनोज जी फेल हो जाते हैं तो बहुत सारी जो परिवार की सपने होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वो धुंधली पड़ जाती हैं। तकलीफ़ होती है, दुख होता है, तो वहाँ जो क्षेत्रीय ऑटो जिसको जुगाड़ कहते हैं वो चलाने लगते हैं जिससे उनके घर का जीवन यापन होता है। लेकिन उसमें भी जो रसूखदार लोग होते हैं उनके वाहन की क्षति होने की वजह से उस जुगाड़ को भी जब्त करा दिया जाता है। गलत आरोप में उनको थाने पे बुलाया जाता है। हिम्मत करके वो उनसे मिलने जाते हैं डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब के रौब, ईमानदारी और उनकी वर्दी से मनोज जी बहुत प्रभावित होते हैं, जैसा कि हम सभी लोग होते हैं। उनसे प्रभावित हो करके वो भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार का ना तो अनुभव है ना संसाधन है। मनोज जी को वो सबसे पहले चीटिंग छोड़ने की बात कहते हैं। चीटिंग छोड़ना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप चीटिंग छोड़ देते हैं तो आप अपनी काबिलियत को तराश सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को तराश सकते हैं। मनोज जी ने चीटिंग छोड़ दी। मनोज जी ने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद उन्होंने जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध थी उन सामग्रियों के तहत, और जो 12th था उसमें 3rd डिवीज़न से वो पास होते हैं।
तृतीय श्रेणी से वे उत्तीर्ण होते हैं, जिसका उल्लेख वो बाद में इंटरव्यू के दौरान भी करते हैं। ये सब होने के बाद आखिर अब ऑफिसर बनने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए? क्या सिर्फ चीटिंग छोड़ देने से या 12th पास होने से ही ऑफिसर बनते हैं? ऐसा तो नहीं है। अब मनोज जी को ऑफिसर बनने का जुनून सवार हो गया। परिवार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। तो एक एक करके हम आपको स्टोरी भी सुनाते चलते हैं और इससे भी रूबरू कराते चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टोरी से आपको कनेक्ट करूँगा। ये मूवी है जिसको हम सबको देखनी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारी और आपकी रहती है। इन पारिवारिक पृष्ठभूमियों से होकर गुजरना पड़ा। बहुत ही नॉमिनल लेवल का इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है। हम सबका भी ऐसा ही होता है। तो जो हमारे सपने होते हैं वो हमारे परिवार की जिम्मेदारियों के तले दब जाते हैं। हमारे सपने कई बार कंप्रोमाइज़ का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन कंप्रोमाइज़ और सपनों के उड़ान, इन दोनों के बीच का जो तालमेल होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए, वह बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो हम कोई भी ड्रीम देख तो लेते हैं, लेकिन वो ड्रीम केवल इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए कि हमारे चाचा का बेटा, हमारे फूफा का बेटी, हमारे मौसा का बेटा या हमारे किसी दूर संबंधी या पड़ोस का बेटा या बेटी या हमारा कोई मित्र किसी पोस्ट पर पहुंचता है, किसी पद पर पहुंचता है, तो हमें वो आकर्षित तो करता है, लेकिन उस आकर्षण के पीछे हमें भेड़ बकरियों की भांति जो हम और हमारा समाज उसी के पीछे लग जाता है, ये गलत है। कभी कभी हम अपनी काबिलियत के प्रतिकूल केवल और केवल आकर्षण में हम अपना करियर चुन लेते हैं। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक समय का दुरुपयोग होता है, दूसरा हमारे धन का अपव्यय होता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी से रुक कर स्टोरी के साथ आपको कनेक्ट जरूर करूँगा, लेकिन यहाँ पर रुक कर कि यह बात आप सभी को समझनी चाहिए कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, हमारे परिवार की नीड क्या है, हमारे सपने क्या हैं, हमारी काबिलियत क्या है और साथ ही साथ हमारी स्वयं की क्रिएटिविटी क्या है। किसी से आकर्षित होकर के कैरियर का चुनाव अंधी दौड़ में नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। तो पेरेंट्स अपने किस्मत से खुद लड़ाई करते हैं। इनकी अपनी निजी समस्या है, उनके पिताजी की, उनका अर्जी अदालत और कोर्ट कचहरी का उनको चक्कर लगाना है, अपने लिए न्याय मांगना है। लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ से जो सीखने वाली कि परिस्थिति कुछ भी हो, अपनी नैतिकता के साथ समझौता करना कहीं से कहीं तक लॉज भी इन्होंने नहीं समझा और ये आदर्श इनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हुए। ये एक बेहतर सीख मिलती है। अपने नैतिकता की रक्षा के लिए ये कोर्ट कचहरी और अदालत तक जाते हैं और अंतिम दम तक हार नहीं मानते और अपने बच्चों को एक स्लोगन हर वक्त सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये घर का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जो पंक्तियाँ हैं, इनसे ये इनका पूरा घर प्रभावित है और यही इन्फ्लुएंस, यही प्रेरणा ये मनोज जी में भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम सब के यहाँ भी हमारे पेरेंट्स की अपनी किस्मत की लड़ाई होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार पालना होता है, भरण पोषण करना होता है, रोजगार की चिंता होती है और साथ ही अपने बच्चों के करियर की भी चिंता होती है। तत्पश्चात यह वो डीएसपी जी हैं जो मनोज जी जिनसे प्रभावित हुए थे और ये यहाँ पे नकल प्रकरण को समाप्त करने आए थे, जिसकी बदौलत उस साल सभी बच्चे 12th में फेल हो गए थे। और हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं और किसी अन्य को आदर्श मानते हैं। यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जिसको हम कहते हैं कि मुक्त आकाश में उड़ना है तो अपना घोंसला छोड़ना होगा। तो
अपना घोंसला छोड़ने के लिए यहीं से प्रभावित होते हैं हम। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने जिस सराउंडिंग में रहते हैं हमारा अनुभव भी उतना ही होता है। पहली बार किसी ऑफिसर और उसकी ताकत को देख करके मनोज के अंदर प्रेरणा आई कि हम कुछ इस प्रकार का भी कर सकते हैं और सामाजिक बदलाव भी ला सकते हैं अगर हमारे हाथ में कुछ पावर आती है। और पावर लाने के लिए यहाँ से उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर हम क्या करें कि इनकी तरह बन जाएं। तो किसी अन्य को आदर्श मानना, प्रारंभ में हमारे आसपास के गुरुजन, माता पिता या कोई भाई बंधु जो हमसे अधिक ज्ञानवान होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनको हम आदर्श मान करके चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां चेंज होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हमारे साथ कई किस्म के लोग जुड़ते हैं, हमारे आदर्श, हमारे आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। उसके बाद हम इस स्टोरी पर अब तुरंत कनेक्ट होने वाले हैं। जहाँ से हमने आपको स्टोरी ख़त्म करी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जो वह लोकल दो पहिया वाहन जो यात्रियों के लिए वाहन से अपने घर परिवार के जीवन यापन के लिए जुगाड़ नाम का एक वाहन चलाता है, वो जब्त कर लिया जाता है। वो उनसे मिलता है डीएसपी साहब से। अभी अपन डीएसपी साहब से मुलाकात किए थे। डीएसपी साहब से मिलता है, प्रभावित होता है। उन्होंने चीटिंग छोड़ने की बात कही, वह चीटिंग छोड़ देता है। 12th 3rd डिग्री वह पास होता है, 3rd डिवीज़न से वह पास होता है। उसके बाद वो अपना ग्रेजुएशन करता है, बीए हिंदी साहित्य से करता है। किसी कदर वह वहाँ से निकलना चाहता है। जब वो वहाँ से निकलना चाहता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है पैसे की। पिताजी तो ऑलरेडी अपने कचहरी के कामों में व्यस्त हैं, माताजी घर का काम करती हैं। तो इनके घर में एक बुज़ुर्ग महिला, यहाँ से हम पैसों का प्रबंधन सीख सकते हैं। हम जो पैसों का अपव्यय करते हैं, थोड़े से पैसे आकर के हम दिखावे में की दुनिया में उछलने लगते हैं, तो इन महिला से हम पैसों का प्रबंधन, धन का प्रबंधन सीख सकते हैं। हम सबके घरों में बुजुर्गों से इस प्रकार के प्रबंधन देखने को मिलता है। ये कुछ नया नहीं है, लेकिन ये सीखने वाली विषय है। इनको पेंशन मिलती है, लेकिन ये पेंशन का एक बड़ा हिस्सा हिफाजत से उसको सीक्रेट एक संदूक में रखती हैं, और छोटा सा हिस्सा घर के विभिन्न समस्याओं में भी ये हमेशा आपत्ति करती हैं कि मैं अपनी पेंशन का एक ढेला नहीं दूंगा, आप लोग मेहनत करके अपना घर गृहस्थी चलाइए। जब इनके पोते को अपने सपने को साकार करने के लिए गांव से बाहर शहर जाना था, तो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, पूरी पेंशन की जमा पूंजी के संदूक खोलकर उसके सपने को साकार करने के लिए ये बुज़ुर्ग उसके झोली में डाल देते हैं। मनोज वह पैसे लेकर के गांव से विदा होता है। जाहिर सी बात है, गांव से विदा रुखसत होते समय आंखें नम होती हैं, बहुत सारी भावनाएं आती हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको अपना घोंसला छोड़ना ही होता है। तो मनोज भी एक बस में यात्रा करते हुए निकल जाते हैं। एक महिला उसके बगल में बैठती हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर हमें सीख मिलती है। बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करना, किसी पर भरोसा नहीं करना है। यात्रा पर निकलते समय कई बार आप भी ऐसे धोखाधड़ी का शिकार हुए होंगे। उनके बगल में बैठी हुई महिला एक स्टेशन पर उतरती है और उसका बैग, मनोज का बैग लेकर वह उतर जाती है, जिसमें मनोज के लिए भिजवाए गए कपड़े, मनोज के लिए भिजवाए गए भोजन, मनोज के लिए भिजवाए गए पूरी जमा पूंजी जो दादी ने दी थी, वो एक झटके में समाप्त हो जाती है। अब मनोज असहाय और बेसहारा हो जाता है और रेलवे स्टेशन पर जा कर के काफ़ी परेशान होने के बाद, कई दिनों के भूखा प्यासा रहने के बाद एक व्यक्ति से मिन्नतें करता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर मुझे कुछ भोजन मिल जाए, ये वो व्यक्ति हैं, यदि मुझे कुछ भोजन मिल जाए तो उसके बदले में मैं आपका कुछ काम कर दूंगा। उनको दया आ जाती है, वो भोजन के लिए अपने एक सहायक को बोलते हैं, इनको भोजन मिलता है। भोजन इतने दिनों से भूखे थे कि जिस टेबल पर बैठे थे उसी के सामने एक और छात्र बैठा हुआ था और
जल्दी जल्दी उसको भोजन चट करते हुए देख करके उसे प्रभावित हो जाता है। वो समझ जाता है ये कई दिनों का भूखा है। खाना खाने के बाद जब वो उठता है तो इनसे कहता है कि हमें कोई काम दे दो, क्योंकि वो इथिक्स उसका प्रबल होता है, वो काम देने से मना कर देता है। तो इस एक व्यक्ति को दया आ जाती है। हमने हेडिंग बनाई है, राह चलते कोई मसीहा ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना कि जब आप चल पड़ते हैं तो राहें दिखने लगती है और राह चलते मसीहे मिलने लगते हैं। तो इस व्यक्ति को भी मसीहा मिल चुका था और ये एक व्यक्ति जो खुद भी पीसीएस की तैयारी यानी कि स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए गया था, लेकिन उस साल 3 साल के लिए स्टेट सर्विसेज में प्रतिबंध लग गया था। अब यहाँ छात्रों को एक बात और सीखने की ज़रूरत है। कई बार ऐसी अवस्था होती है कि आपकी तैयारी, इनकी तो तैयारी शुरू हो रही थी, लेकिन आपके साथ होता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन भर्तियाँ या तो कैंसिल हो जाती हैं या विलम्ब से आती हैं। उस वक्त आपको किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, किस प्रकार से अपने अंदर मोटिवेशन रखना चाहिए। इन्हें यह दोस्त मिलता है जो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जाकर के यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी क्या होता है मनोज को नहीं पता है। यूपीएससी क्या होता है मनोज को नहीं पता है। जब यह बात इसको पता चलती है तो हंसता है उस पर और कहता है कि तुम्हें डीएसपी बनना था। लेकिन जो यूपीएससी होता है वो डीएसपी का भी बाप होता है। यह सुनकर ये आश्चर्य से चौंक उठते हैं, क्योंकि इनको उतना ही पता था, क्योंकि इन्होंने अपने गांव में सबसे बड़ा ऑफिसर डीएसपी देखा था, तो इनका सपना भी डीएसपी तक था। लेकिन जब इनको अचानक पता चलता है कि नहीं और भी बड़े ओहदे होते हैं तो ये चौंक जाते हैं। आश्चर्य से पूछते हैं, वो डिटेल बताता है, बोलता है कि उसकी तैयारी दिल्ली में होती है। चूँकि इनके पास ना तो पैसे हैं ना तो व्यवस्था है, मिन्नतें करता है कि मुझे भी आप दिल्ली लेकर के चलिए। और इनका दिमाग पता नहीं कैसे घूम जाता है और ये मनोज को लेकर के दिल्ली हो लेते हैं। दिल्ली की उस भीड़ में जिसको मुखर्जी नगर कहा जाता है, दिल्ली की उस भीड़ में जिसको मुखर्जी नगर कहा जाता है, वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। उस भीड़ को देख करके ये डर जाता है, इतनी बड़ी भीड़ में हमारा कैसे उद्धार होगा। यहाँ फिर आपको सीखने की बात है कि अगर आपने ठान ही लिया है कुछ कर गुजरने का, तो फिर उसके सामने आने वाली अड़चनों से भयभीत होकर के अपने कदम पीछे खींचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और आपको अब आपके सामने केवल और केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। तो फिर रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं और उन लोगों में से मैंने ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो ज्ञानियों की एक फौज मिलती है। उनमें से कई ज्ञानचंद होते हैं और कई रायचंद होते हैं। यहाँ फिर आपको स्टॉप करूँगा और बताना चाहूँगा, ये ज्ञानचंद और रायचंद अपने अपने तजुर्बे और अपने अपने अनुभव के अनुसार आपको विभिन्न क्षेत्रों के विषय में जानकारी देंगे। कैसी कैसी जानकारियाँ होंगी, कुछ सकारात्मक होंगी, कुछ नकारात्मक होंगी, कुछ आपको प्रोत्साहित करने वाली, मनोबल बढ़ाने वाली होंगी, कुछ आपको हतोत्साहित करने वाली, भ्रामक होंगी और डराने वाली होंगी। कई आपको कंफ्यूज करने वाले लोग भी होंगे और कई आपको प्रोत्साहित करने वाले लोग भी होंगे। अब आपकी नज़रें इतनी चौकन्नी होनी चाहिए कि आप अपने हितों के विषय में यह सोच सकें कि कौन हमारे लिए सार्थक है, कौन हमारे लिए निरर्थक है। क्योंकि उस भीड़ में आपको हर किस्म का व्यक्ति मिलेगा जो आपको या तो प्रोत्साहित करेगा या हतोत्साहित करेगा। तो वो ज्ञानचंद और रायचंद से हमें बहुत संभल कर रहना है। बच कर रहने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, संभल कर रहने की बात कह रहा हूं। एक एक शब्द पे आप गौर करेंगे। आप ज्ञानचंदों और रायचंदों से अगर बच कर रहेंगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। एक कहावत हमारे गांव में, आपके गांव में भी बोली जाती रही होगी कि सुने सबकी और करें खुद की। सुनना बड़ा ज़रूरी है। एक व्यक्ति को एक गुड लिसनर होना चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें, कई बार एक पागल व्यक्ति भी आपको बहुत अच्छी सीख दे करके जा सकता है। इसलिए अपने आप को ही 100% गुणवान, 100% ज्ञानवान, 100% समझदार बन करके नहीं चलना चाहिए। तो एक इस भीड़ में एक जमात मिली। ये भाई साहब हिंदी माध्यम के लिए कई बार अटेम्प्ट दे चुके थे, लेकिन उनका हर बार
या तो प्रीलिम्स रुक जाता, या तो मेंस रुक जाता, या फिर इंटरव्यू में वो बाहर हो जाते। तो इनको एक जमात मिलती है, उस जमात में ये लीडर भाई साहब मिलते हैं और इनकी हालत देखकर वो बहुत हतोत्साहित होता है। बहुत वर्षों की तैयारी के बाद अंतिम अटेम्प्ट में जब ये आते हैं, बहुत उम्मीदें लगा करके बैठते हैं, लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। उससे फिर मनोज निराशा के फेर में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि हम जब इनका नहीं हो पाया तो मेरा कैसे हो पाएगा। यहाँ फिर बच्चों को मैं रोक करके पॉज करूँगा कि यहाँ फिर से आप किसी से तुलना नहीं करना है अपने को। उनके सर्कमस्टांसेस, उनकी मानसिकता, उनकी तैयारी, उनकी स्ट्रेटजी अपनी रही होगी। तो कभी किसी को देख करके हतोत्साहित या प्रोत्साहित नहीं होना है कि उनको 5 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका 6 साल में, 8 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इतना पढ़ते हैं, मेरा कैसे होगा। मैंने पहले ही कहा, पहले प्रभावित हुए बिना कैरियर का चुनाव करना है। केवल कलेक्टर ही बनना है ये ज़रूरी नहीं। इस फिल्म को देखने के बाद मैंने पहले ही मना किया है कि इस फिल्म को देखने बाद केवल कलेक्टर बनने के रास्ते में ही आपको आगे नहीं बढ़ जाना है। यह एक प्रेरक कथा है जो किसी भी प्रकार के सपने को साकार करने के लिए हमें एक प्रेरणा देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झोला उठाए और मुखर्जी नगर की गलियारों में आप पहुंच गए कि भाई एक बार कलेक्टर बनने का प्रयास मैं भी करूंगा। अगेन मैं आपको कहानी से जोड़ता हूं। तो इन भाई साहब का कई प्रयत्नों के बाद और अच्छा मेहनत, अच्छा अध्ययन करने के बाद भी यूपीएससी नहीं निकलना मनोज को फिर हतोत्साहित करता है। वो बैक टू द पवेलियन जाना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति रोकता है। मनोज ये कहता है कि मैं रुकूंगा तो किस भरोसे रुकूंगा। कई बार कई अटेम्प्ट में मनोज भी फेल होते हैं, कई बार प्रीलिम्स में फेल होते हैं, दिमाग कहीं और बढ़ जाता है। मैं आने ही वाला हूँ दिमाग और कहाँ कहाँ बढ़ सकता है। पहले इन भाई साहब की स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये भाई साहब कहते हैं भाई ऐसा है कि मेरा सपना है आईएएस बनना, तो हम नहीं बन पाए तो क्या हुआ, आप में से कोई एक बन जाएगा तो मेरा सपना ही साकार। ऐसे बहुत से लोग आपको रास्ते में मिलते हैं जो आपके मसीहा बनने का काम करते हैं। भाई साहब चाय की दुकान लगाते हैं, उन पैसों से उनसे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो मनोज जी को भेजते हैं। यहाँ मनोज जी ने बहुत सारे काम किए, क्योंकि घर से पैसे आ नहीं सकते थे, जीवन यापन करना था, घर में समस्या थी तो पैसे भिजवाने थे। आटा चक्की में काम किया, लाइब्रेरी में काम किया, लेकिन लाइब्रेरी से भी इथिक्स जो है ना, इथिक्स आपको कई बार बहुत कठिन परीक्षाएं लेता है। इथिक्स की वजह से लाइब्रेरी से वे निकाल दिए गए और आटा चक्की में काम करते रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से पढ़ाई 100% प्रभावित होती है। इस फिल्म से हमें ये भी शिक्षा मिलती है, कई बार बच्चे बेहद ज़िद्दी होते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा, उसके बाद पढ़ाई करूँगा। परीक्षाओं की कैटेगरी अलग अलग होती है, तो आप किस लेवल की परीक्षा दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी और पीएससी दे रहे हैं तो पार्ट टाइम से आप यूपीएससी और पीएससी नहीं निकाल पाएंगे। कुछ अपवाद होते हैं, लाखों में एक, उन्हें अपना उदाहरण नहीं बनाना चाहिए। हमें हमेशा प्रैक्टिकल होकर के सोचना चाहिए। तो मनोज के साथ भी ऐसा ही था। पढ़ने में वे प्रतिभावान थे, चीज़ें अच्छे से सीख जाते थे, लेकिन उसके लिए कई बार जो रिटन प्रैक्टिस है उसमें वो पिछड़ जाते थे, क्योंकि उनको पढ़ने का उस प्रकार का माहौल नहीं मिलता था। तो ये भाई साहब जो यूपीएससी में कई बार ट्राई कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उनका नहीं होने की स्थिति में चाय की दुकान खोलकर जो इससे पैसे कमाते थे, साथ ही उनकी फ्री में मदद करते थे जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं। ज्ञानचंद और रायचंद इन कुटुंब में भी होते हैं और बहुत बेहतर उनकी सहायता करते थे, उनको राय देते थे। इन्होंने उनके घर में पैसे भेजने, मनी ऑर्डर भेजने शुरू कर दिए और साथ ही उनको प्रोत्साहित करना शुरू किया। मनोज जी पढ़ाई लिखाई करने लगे। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सबकी ज़िंदगी में ये लम्हा ज़रूर आता है और आपके कैरियर के दौरान उम्र का तगाजा कह लें, उम्र का नीड कह लें, या फिर यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है और इससे आप बच नहीं सकते हैं। आप कितने भी आदर्शवादिता का
चोला ओढ़ करके चलें, एथिक्स का चोला ओढ़ के चलें, आध्यात्म का चोला ओढ़ के चलें, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि आप यहाँ पर आकर के अटकते जरूर हैं। ये बहुत खूबसूरत लम्हा होता है और ये आपके करियर को निर्णायक मोड़ देता है। कुछ लोग इसमें फंस करके अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, कुछ लोग इससे भी मोटिवेट होकर के और अपने करियर को जहां नहीं पहुंच सकते थे वहां भी पहुंच सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना होता है कि इस जगह पे आपकी जो मैच्योरिटी है, जो धुंधली हो जाती है, यहां मैच्योरिटी दिखाने की परम आवश्यकता होती है। यहाँ से आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं और यहाँ से आप अपने लक्ष्य की ओर और भी अग्रसर हो सकते हैं। जब आप इस स्थिति में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं। आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किस एटीट्यूड से आगे बढ़ते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, लेकिन ये खूबसूरत घटनाएं हैं, इनको घटित होने देना है। इनमें गंभीरता भी हो तो भी कैरियर को प्राथमिकता देनी है। यहाँ एथिक्स, यहाँ गिल्ट, यहाँ आदर्शवादिता, इनका बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है। किसी को आपकी वजह से दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के लिए प्रतिबंध बनना बिल्कुल गलत बात होती है और एक दूसरे को अधिक अटेंशन देना भी आपके कैरियर में बैरियर हो सकता है। कैरियर में बैरियर हो सकता है हद से ज़्यादा अटेंशन। इन लोगों ने इन संतुलन का बेहद बारीकी से पालन किया जो इस फिल्म में और इस पुस्तक में दिखाया गया है। आप कितना पालन करते हैं यह आपके संवेगों के संवेग पर निर्भर करता है, आपकी समझ पर निर्भर करता है और आपके शिक्षा पर निर्भर करता है। आपके सपने यदि खोखले हैं तो आप इनमें फंस करके आप अपना कैरियर तबाह कर लेंगे। अगर आपके सपनों में जान है और अगर आप अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं, अपने सपनों के प्रति समर्पित है, तो इनको भी आप मैनेज कर लेंगे। इसके बाद खूबसूरत सा कार्यक्रम, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। वो पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करते करते कई बार वे फेल भी होते हैं। इनका डिस्ट्रैक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, इन्हें डिस्ट्रैक्शन होता है। तो एक टूरिज्म और टेररिज्म दो शब्द होते हैं। तो इंग्लिश में जो क्वालिफाइंग पेपर होता है तो उसमें शायद टूरिज्म का इसे आता है और ये टेररिज्म का इसे चिपका के चले आते हैं और सभी जीएस जो पेपर होते हैं उनके पेपर अच्छे जाते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो जाते हैं। केवल और केवल ये डिस्ट्रैक्शन की बदौलत होता है और इम्प्रेस करने के चक्कर में होता है। इसलिए इम्प्रेशन के लिए हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ाई करनी है। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। खैर, पढ़ाई करते करते एक बहुत बड़ा अरसा बीत जाता है जब आपकी फाइनल जो सफलता है, जिसको सिलेक्शन कहा जाता है, वो आपको नहीं अर्जित होती है, क्योंकि समाज की कसौटी में अगर आपके पास सरकार नौकरी है तो ही आप सफल माने जाते हैं। लेकिन इस तस्वीर को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि एक समय आता है कि आप अपनी शिक्षा का शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। ये तस्वीर उसी समय की है जब इनका मित्र जो इनको उस रोड से दिल्ली तक पहुंचाया था लेकर के जाता है और वो असफल हो जाता है। असफल होने के बाद एल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक होकर के गाली गलौज करता है, गाली गलौज करता है तो पुलिस स्टेशन में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यह पता मनोज को चलता है। मनोज उस समय अपने मित्र से गुस्सा है, क्योंकि मनोज का जो मित्र है उसने, चूँकि उसकी जिसके साथ रिलेशनशिप थी, वो मनोज के मित्र की रिलेशनशिप जिसके साथ थी, मनोज के मित्र के फेल होने की वजह से वो लड़की उसका साथ छोड़ देती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। इस बात से खुन्नस खाकर उसका दोस्त मनोज की जो महिला मित्र हैं श्रद्धा, जो अब उनकी पत्नी हैं, उस समय उनके घर में फ़ोन करके और कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसकी बदौलत मनोज के संबंधों में दरार आ जाती है, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है। मनोज गुस्से में रहते हैं, लेकिन मित्र की मदद के लिए गुस्सा होने के बावजूद भी मनोज थाने जाते हैं। थाने जाकर के कारण पूछते हैं और ये कारण मनोज कॉन्फिडेंस इसलिए पूछ पाए क्योंकि उनके पास शिक्षा का
शस्त्र था। शिक्षा बहुत ताकतवर होती है। कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी कानून शिक्षा से ऊपर नहीं है। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है और उसका अनुभव है तो आप डंके की चोट से सारे नियम एवं कानून, दंड संहिता, संविधान सबका हवाला देकर अपने मित्र को बाइज्जत बरी करा करके वहाँ से मनोज लाता है। यहाँ से हमें फिर से अपनी शिक्षा की शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिलता है। और शिक्षा की सफलता की कसौटी केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि उसकी ताकत असीमित होती है। जब हम अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने समाज पर करने लगते हैं तो उसका अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलने लगता है। ये तय मान के चलिए कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है, ईमानदारी से अध्ययन किया है, तो आप सरकारी नौकरी नहीं भी प्राप्त कर पाए हैं तो भी आप ना तो बेरोजगार रहेंगे, ना ही आप कमज़ोर रहेंगे। आपके पास अपार क्षमता होगी और बहुत सारे विकल्प आपके लिए खुल जाएंगे। मनोज के मित्र का भी फाइनल अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होने के बावजूद वह बेरोजगार नहीं था, वह एक रिपोर्टर बन गया था और सफल रिपोर्टर बना था। बहुत से बच्चे अपने रास्ते अपनी काबिलियत के हिसाब से बदल लेते हैं और साथ ही जो आपको शिक्षा मिलती है वो हर जगह मदद करती है। तो यहाँ पर कार्यक्रम ये हुआ। फिर बारी आती है मनोज जब अपने अंतिम अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, आखिरी अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होना। ये साक्षात्कार होना बिल्कुल ईश्वर से साक्षात्कार होने के समान होता है, जहां पर आपका सब कुछ दांव में लगा होता है, आर या पार। इस समय सहज रहना बहुत ही थ्योरेटिकल बात है कि आप सहज रहिए, ये कहना सरल है, लेकिन जब हम उस कक्ष में प्रवेश करते हैं तो हमारा अंग अंग ढीला पड़ जाता है, हम शिथिल पड़ जाते हैं। हम भीतर से कितने भी ताकतवर हों, हम बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं। यह सबके साथ होता है और इसके लिए एक दिन की तैयारी नहीं लगती, ये पूरी पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन होता है। उस समय अपने आप को काम रखना, कूल रखना, शांत रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती होता है। आई बारी इंटरव्यू की। ये इंटरव्यू में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए। आपके बचपन से लेकर के अब तक के सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, हालात पूछे जा सकते हैं। आप उसको कितना बेहतर कूल होकर टैकल करते हैं, ये आपके ऊपर है। इनसे प्रश्न किया गया कि आप कक्षा 10 फर्स्ट क्लास पास हुए थे, लेकिन कक्षा 12 एक बार आप फेल हुए, दूसरी बार आप 3rd डिवीज़न पास हुए, ऐसा क्यों? तो इन्होंने बताया कि भाई पहले हमारे यहाँ चीटिंग होती थी और फिर उस साल चीटिंग नहीं हुई तो हम कक्षा 12 में फ़ेल हो गए और तब इन्हें एक बार इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया और कहा गया तुम्हारी इतनी सच्चाई ठीक नहीं है इस विभाग के लिए। उन्होंने कहा इन्हीं तमाम कमियों को तो दूर करने के लिए मैं इस विभाग में आना चाहता हूँ। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम की टसन हुई कि आपको हिंदी माध्यम के हैं और आपको हिंदी माध्यम में क्यों चयनित किया जाए, आपकी इंग्लिश में कमांड बहुत कमज़ोर है। तो इन्होंने पानी पीने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की तो एक कांच के गिलास में पानी ऑफ़र किया गया। उन्होंने कहा क्षमा करें, मुझे स्टील के गिलास में पानी पीना पसंद है। तो जो चेयरपर्सन हैं इंटरव्यू के, उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें पानी पीने से मतलब है, पानी पी लो ना, तुम्हें ग्लास से थोड़ी कोई लेना देना है। उसी वक्त उन्होंने बड़ी चतुराई से, मोहब्बत से अपनी बात समझा दी कि एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है कि आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हिंदी से अपने प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं या अंग्रेजी से प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ भाषा, जिस भी भाषा के विषय में आप बात करें उस पर आपकी कमांड बहुत बेहतर होनी चाहिए और आप हर जगह पोलाइट होने चाहिए। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी और ये वो दौर, वो लम्हा जो शिक्षा और सफलता के बाद आता है। अब बारी सफलता की। सफलता हमें विनम्र बनाती है, शिक्षा हमें कृतज्ञता सिखाती है। ये
ऑफिसर बन चुके हैं, ऑफिसर बन करके जब पहली बार मिलने जाते हैं, जिनसे प्रभावित होकर वो ऑफिसर बनने का संकल्प साधते हैं, वो उनको पहचान नहीं पाते, उनके चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करने के बाद उनसे कहते हैं कि हम वही हैं जिन्हें आपने चीटिंग करने से रोका था, और हमने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि आपकी तरह और हम बनने की कोशिश करेंगे। कई बार यहाँ आजकल ट्रेंड चला है, कृतज्ञता की बड़ी कमी दिखाई देती है। खैर, इस पर कभी चर्चा करेंगे। ओवरव्यू अगर हम देना चाहें तो ये वो लम्हा जब एक टीचर की जो छाती है वो 156 इंच फूल जाती है और हज़ारों नौकरियां कुर्बान कर देने को मन करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सफलता में केवल आपका योगदान है, आपकी सफलता में बहुत लोगों का योगदान होता है। जिनसे आप प्रभावित होते हो वो सबका योगदान होता है। कृतज्ञ रहिए। और इस फिल्म को देखने के बाद यकीन मानिए, जो चीज़ों से बचना है वो ये बचना है कि सिर्फ हमें इस फिल्म को देखने के बाद कलेक्टर बनने की ही अवधारणा नहीं पालनी है। इस फिल्म को देखने के बाद चुने गए लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाता है, इस बात को सीखने की ज़रूरत है। और वो लक्ष्य कोई सा भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, शिक्षा खेल का हो सकता है, पॉलिटिक्स का हो सकता है, सामाजिकता का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब हम इस समीक्षा के अंतिम बिंदु पर पहुँचें। समीक्षा का अंतिम बिंदु ये है कि ये मूवी हॉटस्टार में अवेलेबल है। एक दूसरे से OTP एक्सचेंज करके आप लोग ये मूवी ज़रूर देखिए और सभी पेरेंट्स को दिखाइए। पेरेंट्स के साथ बैठकर देखिए। इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अपने परिवार के साथ ना देख पाएँ। लव स्टोरी भी है तो एक साइलेंट लव स्टोरी है जिसमें कोई भी अभद्रता नहीं है और किसी भी प्रकार की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी नहीं है। लगभग वैसा का वैसा है जैसा हमारा समाज है। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आज तक कभी किसी फिल्म को रिकमेंड नहीं किया बच्चों को, लेकिन ये फिल्म रिकमेंड करने की दिल से इच्छा हो गई। मुझे लगता है कि हमारे सभी छात्रों को, सभी मित्रों को और पेरेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए। तो कैसी लगी ये स्टोरी और कैसी लगी ये समीक्षा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें अधिक से अधिक फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम अपनी जो सार्थक विजन है, सार्थक मुहिम है, वो लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहूं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन को क्लिक करना है, बेल आइकॉन दबाना है, जिसमें मैं अच्छी चीज़ें ही लेकर के आपके लिए आऊँगा। जब आपका हमें सार्थक साथ मिलेगा ना, तो कंटेंट प्रीमियम लेवल के होंगे और आप लोग मस्त रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।